हेलो स्टूडेंट। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन आज मैं एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लिए डाल रहा हूँ। और फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं। पहले के टाइम में फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स सिर्फ 60 मार्क्स की होती थी, अब वो 100 मार्क्स की हो गई। और कुछ चैप्टर जो ऐड हुए हैं वो काफ़ी रिलेवेंट है इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसकी यूनिट 2, जिसमें काफ़ी कंटेंट नया है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज का नाम है। ये एक तो काफ़ी नया कंटेंट है, सिलेबस में पहली बार एकदम हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा आपको जितना इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सप्लेन कर सकूँ। और 2 से 3 एमसीक्यू आज की इस वीडियो से आप मान के चलो, क्योंकि नया कंटेंट है तो आपको इजी गोइंग आपको ये लगेगा कहाँ से एमसीक्यू आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। आप इसको पूरा सुने और इसके बाद कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, इस यूनिट में हमें पढ़ने क्या होता है। एक चीज है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। वैसे तो 5 यूनिट के चैप्टर है जो 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखेगा। उन 5 यूनिट में से सबसे टफेस्ट यूनिट होती है वो आपकी यूनिट 2 है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी और चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है वो मैं आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको कमेंट आते हैं, बाकी न्यूज़ के भी वीडियो ट्राई करूंगा समय निकाल के अपलोड कर पाऊँ। तो एक शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक टॉपिक है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्री में कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रयास करती है, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। अब इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में हमें कॉमन सेंस से पता है कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि इंपोर्ट तो कम हो और एक्सपोर्ट क्या हो ज़्यादा। लेकिन इसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकल में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में और एक्सपोर्ट कम होते हैं। उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो क्या क्या गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं, तो पूरे बुक को जब आप सरप्राइज देखोगे तो उन्होंने चैप्टर को किस तरह से बांटा, एक बार इंपोर्ट एक बार एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में उन्होंने टैरिफ और नॉन टैरिफ ये 2 वर्ड है, इनके ऊपर बता रखा है टैरिफ कौन कौन से मेजर्स होते हैं जिससे देश के इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, और नॉन टैरिफ। एक्चुअली उन्होंने 17 टैरिफ के पॉइंट्स बनाए हैं और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अलग से टैरिफ वेरिएस बनाए। इस 17 पॉइंट्स में से बच्चों को काफी कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आता कि किसमें क्या लिखा हुआ है। तो इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा और इनको मैं क्लियर करूंगा कैसे आप जज कर सकते हो कौन सा वाला टैरिफ वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। और मेनली मैं इन 17 पॉइंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं ओवरऑल बता दूं इस यूनिट में कैसे लिखा हुआ है। तो इंपोर्ट के बारे में लिखा है कि इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए तो टैरिफ की हेल्प ली जा सकती है, या टैरिफ के अलावा और तरीके हैं वो कौन से होंगे, नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब पार्ट है इसके। नॉन टेक्निकल में आपके अलग से 13 पॉइंट्स है, टेक्निकल में ये 2 पॉइंट्स है, टैरिफ पे 17 पॉइंट्स है और एक्सपोर्ट में 4 पॉइंट्स है। तो ये काफी एक बड़ी यूनिट बन जाती है, जिसको आधे बच्चे हो सकते हैं स्किप करके जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप समझिए टैरिफ का क्या मतलब होता है। जब भी इंडिया का कोई भी पर्सन बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है, उसको इंपोर्ट पे जो टैक्स पे करना पड़ता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसको आप इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ बोल सकते हो। ये टैरिफ जो पे किया जाता है, इससे इंपोर्टर को जो इंपोर्ट की गई गुड्स है वो थोड़ी और महंगी हो जाती है। तो कितनी तरह से टैरिफ गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, वो 17 टैरिफ्स यहाँ पे दिए गए। और आपको कोई भी एक लाइन देके पूछा जा सकता है बताओ ये कौन सा टैरिफ है, तो मैं एक एक को यहाँ पे आपके लिए क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो टैरिफ का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इंपोर्टर गुड्स इंपोर्ट करेगा, उस केस में इंपोर्ट पे जो टैक्स पेबल होगा वो आपका टैरिफ है। सबसे पहला टैरिफ जो होता है वो स्पेसिफिक टैरिफ होता है। अब ये इतने पॉइंट्स में कैसे याद करेंगे, तो मैंने एक एक वर्ड से आपको लिख रखा है कैसे याद करेंगे। जब भी गवर्नमेंट चाहे कि हम जो टैरिफ चार्ज करेंगे वो क्वांटिटी या यूनिट के ऊपर बेस होगा, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक टैरिफ। यहाँ पे यूनिट और क्वांटिटी वाइज टैरिफ लिया जाता है। सब जैसे कि आप अगर एक बाइसिकल एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप बाइसिकल इंपोर्ट करते हो तो हम आपसे 1000 रुपीज पर बाइसिकल इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। तो ये यूनिट स्पेसिफिक है, उसको वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी वैल्यू है। एक यूनिट के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा इंपोर्ट में,
वो जो टैरिफ कहलाएगा वो आपका स्पेसिफिक टैरिफ कहलाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक टैरिफ वो होता है जो क्वांटिटी या यूनिट वाइज चार्ज किया जाता है। इस तरह से दूसरा जो होता है वो एड वैल्यू होता है। सबसे ज्यादा फेमस ये होता है जो परसेंटेज ऑन वैल्यू लगता है कि जो भी आप इंपोर्ट वैल्यू का चीज लेके आ रहे हो उस पर 10%, 20%, 25% जो चार्ज किया जाएगा वो आपका एड वैल्यू होगा। तो या तो क्वांटिटी के बेस पे लिया जा सकता है या वैल्यू के बेस पे लिया जा सकता है। जब क्वांटिटी के बेस पे लिया जाता है तो उसको स्पेसिफिक बोला जाएगा और जब वैल्यू के बेस पे लिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा एड वैल्यू। वैल्यू वैल्यू याद रख सकते हो अकॉर्डिंग टू वैल्यू एड वैल्यू परसेंटेज ऑफ वैल्यू। इसके अलावा नेक्स्ट आपको बुक में दे रखा है मिक्स्ड। इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन दोनों को यूज करके कैलकुलेट करे, एक बार स्पेसिफिक से टैक्स निकाल दे, एक बार एड वैल्यू से निकाल दे। दोनों में से और स्पेसिफिक और एड वैल्यू दोनों में से जो हायर अगर उस वे से टैक्स लिया जाएगा तो उसको मिक्स्ड टैरिफ कहा जाएगा। ध्यान रखना इसमें दोनों से टैक्स नहीं लिया जाता है, या तो स्पेसिफिक से लिया जाएगा या एड वैल्यू से लिया जाएगा। व्हिचएवर इज हायर लिया जाएगा ये आपका कौन सा होगा मिक्स्ड टैरिफ। अगर गवर्नमेंट दोनों तरीके से टैक्स लेना चाहे तो वो कंपाउंड होगा कि वो स्पेसिफिक भी लेना चाहती है और एड वैल्यू भी लेना चाहती है। दोनों तरीके से टैक्स लिया जाएगा तो वो आपका कौन सा होगा कंपाउंड टैरिफ होगा। सपोज बाइसिकल पे लिखा है 1000 पर साइकिल प्लस 5% ऑफ वैल्यू, तो ये जो टैक्स चार्ज किया जाएगा ये आपका कंपाउंड टैरिफ कहलाएगा। लेकिन यहाँ में लिखूं प्लस कीजिएगा और व्हिचएवर इज देयर तो ये आपका हो जाएगा मिक्स्ड। थोड़ा सा डिफरेंसेस भी आप ध्यान से समझना। अच्छा ये सब चार्ज किए जाएंगे क्या? नहीं, एक चीज लेवल पे क्लियर कर लो, इनमें से कोई एक टाइप का टैक्स चार्ज किया जाता है। पर आपको बुक में इतने पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टैरिफ कब यूज किया जाता है। तो जब क्वांटिटी वाइज होगा स्पेसिफिक, जब वैल्यू वाइज होगा एड वाला, दोनों में से जो हायर लिया जाएगा मिक्स, दोनों जो लिए जाएंगे वो हो जाएंगे कम। इसके अलावा है अगर टेक्निकल टैरिफ ये क्या होगा, जब एक कोई प्रोडक्ट आप लेके आए हो उसमें अगर जो कंपोनेंट है अलग अलग कंपोनेंट पे टैरिफ की रेट अलग अलग है तो वो जो स्पेसिफिक कंटेंट के बेस पे टैक्स किया जाएगा वो आपका होगा टेक्निकल या अदर टैरिफ। ठीक है, इसमें जैसे कि कोई प्रोडक्ट लेके आए उसकी 5 सब पार्ट है या 5 कंपोनेंट है तो पर कंपोनेंट की वैल्यू के हिसाब से किसी कंपोनेंट पे आपका स्पेसिफिक आ गया, किसी पे एड वैल्यू आ गया, तो दोनों नहीं आ रहे, किसी एक कंपोनेंट पे स्पेसिफिक आ रहा है, एक पे एड वैल्यू आ रहा है या एक पे 20% है, एक पे 40% है, ऐसे स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है तो वो आपका टेक्निकल टैरिफ कहलाएगा। उसी तरह से टैरिफ रेट कोटा होता है, ये क्वांटिटी का एक और तरीका है कैसे टैक्स लिया जाएगा। कम क्वांटिटी पे कम रेट, ज्यादा क्वांटिटी पे ज्यादा रेट। इस तरह से जब टैक्स रेट चार्ज की जाती है, कम क्वांटिटी पे कम रेट, ज्यादा क्वांटिटी पे ज्यादा रेट, उसको बोला जाएगा टैरिफ रेट कोटा। उसके अलावा एक और होता है वेरिएबल टैरिफ। इसका सिंपल सा मतलब है वो प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो इंडिया में कितने में मिल रहा है और इंपोर्ट आप कितने में कर रहे हो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम आपसे टैक्स ले लेंगे। ये आपका कहलाएगा वेरिएबल टैरिफ। इंडिया में उसकी प्राइस कितनी है और इंपोर्टेड प्राइस कितनी है, दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल टैरिफ। अच्छा ये सब जो मैं लिख पढ़ाऊंगा इनमें से कोई सा भी एक मेथड यूज किया जा सकता है, एक से ज्यादा मेथड यूज किया जा सकते हैं। जो एक्चुअली चार्ज किया जाएगा उस एक्चुअली चार्ज टैरिफ को बोला जाता है अप्लाई टैरिफ, कि कौन सा टैरिफ आपने अप्लाई किया है। तो एक्चुअली जो चार्ज किया जाता है इंपोर्ट पे उसको बोला जाएगा अप्लाइड टैरिफ। इसके अलावा है प्रोहिबिटिव टैरिफ। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करो लेकिन आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट आपको नहीं रोक पा रही, तो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा रेट रख देगी कि आप उसको परचेस कर ही नहीं पाओ। टेक्निकली आप परचेस कर पाओगे पर आपको इतना महंगा पड़ेगा कि आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो जब रेट इतनी ज्यादा रख दी जाए कि इट इज सो हाई टू एंटर इनटू इंपोर्ट तो वो आपका होगा प्रोहिबिटिव टैरिफ। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहती है आप कुछ चीज इंपोर्ट करो लेकिन वो महंगी है लेकिन इंडिया में उसकी काफी जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी है, तो एक स्पेशल केस में
गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज नहीं करके आपको टैक्स के रूप में सब्सिडी दे सकती है, इंसेंटिव दे सकती है, वो आपका होगा इंपोर्ट सब्सिडी। 1 लाख की कोई मशीन लेके आए, वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, अब इस पर 10% नॉर्मली टैक्स लगता है, तो वो आपका हो जाएगा एनुअल 10%। लेकिन ये गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज नहीं करे, 10,000 आपको सब्सिडी दे दी है कि ये पैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आओ, तो वो आपका हो जाएगा इंपोर्ट सब्सिडीज। एक और होता है बाउंड टैरिफ, ये मैं इसकी बात समझाऊंगा। अब ये 2-4 चीजें आपकी को टेक्निकल है, इससे पहले आप समझ लो एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपोनेंट लाते हो, रॉ मटेरियल लाते हो, तो रेट कम ली जाएगी, फिनिश गुड्स लाते हो तो रेट ज्यादा ली जाएगी। ऐसा अगर गवर्नमेंट करती है तो वो क्या होगा, एस्केलेटेड। सर ये और फिर टेक्निकल कैसे? टेक्निकल में आप फिनिश गुड्स ही ला रहे हो, उसकी कंपोनेंट पे अलग अलग रेट है। यहाँ पे अगर आप रॉ मटेरियल लाते हो तो रेट कम है और इंडिया में असेंबल करके यूज कर लो। अगर आप असेंबल चीज लाओगे, एक साथ लाओगे तो रेट ज्यादा रखी जाएगी। ऐसा होगा तो उसको बोला जाएगा एस्केलेटेड टैरिफ। इसके अलावा 2-3 चीजें और है, ये 3 चीजें एक साथ है, ये 3 चीजें एक साथ है, तो आप ध्यान से सुनना है इसके अंदर। WTO के अंदर अभी प्रेजेंट में 164 मेंबर है। अगर ये मिलके आपस में एग्रीमेंट करते हैं, इनके बीच एक एग्रीमेंट है कि कोई भी कंट्री अपने मेंबर कंट्री से आपस में जो भी सब कंट्रीज है एक मैक्सिमम रेट से ज्यादा टैरिफ नहीं लेगी, वो MFN होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। WTO के मेंबर कंट्रीज आपस में प्रॉमिस करती है कि हम एक दूसरे से एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा टैक्स नहीं चार्ज करेंगे इंपोर्ट पे, ताकि हमारा ट्रेड बने रहे। उसको MFN कहा जाता है और ये हमेशा लोअर रहेगा किससे, नॉन मेंबर कंट्री से, कि इससे ज्यादा टैक्स लेना है तो एक कंट्री दूसरे नॉन WTO मेंबर से ले सकती है, लेकिन WTO मेंबर से जो हाईएस्ट रेट की डिसाइड करेंगी वो आपकी होगी मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये हाईएस्ट रेट, इससे कम अगर आप किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ रखना चाहते हो, तो अगर आप MFN से कम रखते हो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप की कंट्रीज के लिए, तो वहां हो जाएगा आपका प्रेफरेंशियल टैरिफ। नॉर्मल कंट्रीज के साथ जो WTO मेंबर के साथ एग्रीमेंट है वो MFN है, उसमें से कुछ फ्रेंडली कंट्री के साथ आपने उसको कम रेट कर दी, क्योंकि ये मैक्सिमम है, कम रेट की जाएगी तो आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रेफरेंशियल टैरिफ। एक यहाँ पे वो रहेगा, अगर आप WTO की मेंबर कंट्रीज के साथ लीगल कमिटमेंट वर्ड यूज किया जाता है कि आपने लीगल एग्रीमेंट कर लिया है, लीगल कमिटमेंट कर दिया है, एक लेवल से ज्यादा आप नहीं लोगे टैरिफ, तो जब लीगल कमिटमेंट वर्ड यूज आए तो आपको उसको बाउंड टैरिफ करना है। और केवल एग्रीमेंट विद मेंबर कंट्रीज आए तो MFN, और इंपोर्ट रेट लेस देन MFN आए, फ्रेंडली कंट्री के साथ आए, वो आपका प्रेफरेंशियल है। आई होप वो टेक्निकल चीज है लेकिन आपको समझ आनी होगी। हाईएस्ट रेट बिटवीन मेंबर कंट्रीज कंपैरेटिव टू नॉन मेंबर्स MFN, उसमें से भी कुछ कंट्री के साथ अगर आपने लीगल कमिटमेंट किया है बाउंड टैरिफ, और अगर आप फ्रेंडली कंट्री के साथ मैक्सिमम रेट चार्ज नहीं करके कम रेट चार्ज कर रहे हो, वो आपको हो जाएगी प्रेफरेंशियल। देन ये 3 चीज और है, इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा ड्यूटी चार्ज करते हैं, इंपोर्ट टैक्स चार्ज करते हैं, टैरिफ चार्ज करते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्टॉर्शन, एक होता है एंटी डंपिंग, एक होता है काउंटर डंपिंग। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कैसे पढ़ेंगे इसको, तीनों एक जैसे लगते हैं, समझ ही नहीं आता किसमें क्या है। पहला समझो, अगर कोई कंट्री अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस कर दी गई जिससे इंडिया की डोमेस्टिक फर्म्स को नुकसान हो रहा है, और अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस को यूज कर रखा है, तो आप सीधा उसको कौन सा मानोगे, ट्रेड डिस्टॉर्शन मानोगे। वर्ड ध्यान रखना, अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस, इसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड डिस्टॉर्शन। अगर ये वर्ड नहीं है तो उधर काउंट होगा। और ये जो फर्स्ट आप जब भी वीडियो शुरू से देखोगे वापस ले लेना, ये सब आप चाहो तो एक पेज पे लिख देना, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट पे कुछ कंट्रीज इंसेंटिव देती है, तो सपोज एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने वाला था 100 रुपए, उसकी कंट्री में उसको 20 रुपए इंसेंटिव मिला, तो वो 80 में भी एक्सपोर्ट करने को रेडी हो गया।
लेकिन अगर 80 में अगर एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडियन इंपोर्टर उसको 80 में परचेज करेगा, तो इंडियन डोमेस्टिक फर्म के लिए नुकसान है। तो इस इंसेंटिव को सेट ऑफ करने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ टैरिफ चार्ज करेगी तो वो आपका काउंटर वेल्यू होगा। यहाँ पर इंडियन डोमेस्टिक फर्म को फॉरेन के एक्सपोर्टर ने जो इंसेंटिव दिया उसके एडवांटेज से बचाने के लिए, ऑफसेट करने के लिए अगर टैक्स चार्ज करेगी तो काउंटर वेल्यू होगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अनफेयर फॉरेन एडवांटेज। वहाँ क्या है? ऑफसेट द लो प्राइस एडवांटेज, क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्री ने क्या दिया है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया है। और एक लास्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक एमसीक्यू होगा, एंटी डंपिंग। ये क्या होता है? कितनी बार कुछ कंट्रीज किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर सकती है कि अगर वैसी प्राइस चार्ज करती है जिससे कि आपकी कंट्री में जो डोमेस्टिक फर्म से वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उस केस में वो प्रीडेटरी प्राइस पे क्या कर देगी? प्रीडेटरी प्राइस के अंदर आपकी यहाँ पे चीजें एक्सपोर्ट कर देगी। तो प्रीडेटरी प्राइस का मतलब ये होता है बिलो कॉस्ट प्राइस, ना तो प्रॉफिट कमा रही है, इवन वो कॉस्ट भी रिकवर नहीं करेगी। मतलब 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, तो उससे क्या होगा कि इंडिया में इंपोर्ट तो उसका बढ़ जाएगा, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक फर्म उससे काफी बर्बाद हो जाएगी। उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई ये लेती है, एक्शन लेती है और ड्यूटी बढ़ा रही है, वो कौन सी होगी? एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो प्रीडेटरी प्राइसिंग, बिलो द कॉस्ट प्राइस अगर कोई बेच रहे हैं तो, या बहुत डंपिंग मतलब लार्ज क्वांटिटी में उनके पास एक्सेस माल जो पड़ा है वो फेंक रहे हैं एक तरह से, सेल कर रहे हैं, जो होता है ना पुराने माल को निकालने के लिए सेल किया जाता है, वैसे डंपिंग की एक लाइन दे रखी प्रोसेस नोट्स में, बुक में देखोगे मटेरियल में, तो डंपिंग प्रोसेस की लैंग्वेज मिले या प्रीडेटरी प्राइसिंग वर्ड मिले, तो वहां पर उसके भी उस चीज को काउंटर करने के लिए ये टैरिफ चार्ज किया जाएगा। वो आपका कौन सा होगा? एंटी डंपिंग। इनमें से भी आपके एमसीक्यू बनेंगे 1 से 2 मिनिमम, तो एक बार आप जल्दी से सुन लो। क्वांटिटी वाइज आपका स्पेसिफिक होगा, वैल्यू वाइज आपका एड वॉल्यूम होगा, मिक्स्ड में दोनों में से एक यूज किया जाएगा, विचर जाएगा। दोनों यूज करोगे तो आपका कंपाउंड हो जाएगा। अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग कंटेंट के हिसाब से लगेगा तो टेक्निकल हो जाएगा। टैरिफ रेट कोटा, कम क्वांटिटी पे कम रेट, ज्यादा क्वांटिटी पे ज्यादा रेट आपका कोटा हो जाएगा। इंडियन प्राइस माइनस इंपोर्ट प्राइस वेरिएबल टैरिफ हो जाएगा। अप्लाई टैरिफ जो एक्चुअली चार्ज किया गया, प्रोहिबिटिव जो बहुत ज्यादा वैल्यू है जिसको आप पे ही नहीं कर पाओगे, और उसके बाद अगर आपका इंपोर्ट सब्सिडी जो नेगेटिव में टैरिफ है, आपको गवर्नमेंट पैसे नहीं ले रही और इंपोर्टर को पे कर रही है, वो आपका सब्सिडी हो जाएगा। उसके अलावा रॉ मटेरियल पे कम है, फिनिश गुड्स पे ज्यादा है रेट, वो एस्केलेटेड टैरिफ। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के आपस में जो रेट डिसाइडेड हुआ है उससे कम ले रहे हो प्रेफरेंस है। एग्रीमेंट लीगल कमिटमेंट है तो रॉन्ग टैरिफ। उसके बाद अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस से बचना है तो ट्रेड डिस्टॉर्शन। अगर एंटी डंपिंग प्रीडेटरी प्राइस या डंपिंग जैसी सिचुएशन है तो आपका हो जाएगा एंटी डंपिंग। और अगर फॉरेन में एक्सपोर्टर को कोई इंसेंटिव मिल रहा है जिससे इंडिया को नुकसान हुई, तो उस इंसेंटिव को ऑफसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज की जाएगी वो आपको कौन सी होगी? काउंटर वैल्यू। ये सारे पॉइंट हुए आपके टैरिफ के, ठीक है। इसी का जैसे एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं बाकी की चीज प्लॉट करूंगा, तो 2 से आपको क्या होगा, पूरा यूनिट समझ में आ जाएगी। थैंक यू।